आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो कि 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। इसमें हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, जिसमें से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इंट्रोडक्शन था उसको देख चुके हैं। रीजन्स क्या क्या थे, किन कारणों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसको देख चुके हैं। इसके बाद युद्ध की प्रमुख घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हुई युद्ध के अंदर, ये सभी हम कर चुके हैं। इसके बाद युद्ध से जो विनाश हुआ था, कितना विनाश हुआ था, कैसे विनाश हुआ था, किन किन चीज़ों का विनाश हुआ था, इन सभी चीज़ों के बारे में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड वॉर के परिणाम क्या निकले, इसके क्या प्रभाव हुए विश्व पर, उन देशों पर जहाँ पर ये युद्ध हुए। तो आज हम इसको देखने वाले हैं। इस परिणामों में हम आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम देखने वाले हैं। आज सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है अपार जनहानि। इतने लोगों की मृत्यु हुई थी इसके अंदर, जिसकी तो सोचा नहीं जा सकता। कि बहुत सारे आंकड़े तो उपलब्ध भी नहीं है। एक अंदाजा है कि हमारे इतने लोग मरे, हम कुछ देशों के इतने लोग मरे, लेकिन सभी के पास पूरा आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग मरे। लगभग में दे दिया है कि लगभग इतने लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। क्योंकि युद्ध में तो जो मरे थे मरे ही थे, उसके बाद जो बीमारियों से मरे, महामारियों से मरे, उनमें जो चोटें लगी थी, उनसे जो घाव हुए थे, उनसे भी बहुत सारे लोग मरते चले गए, जिनको तो इसके अंदर रखा ही नहीं गया। अब देख लेते हैं अपार जनहानि। इसमें कहा जाता है कि लगभग 5 से 7 करोड़ लोग मारे गए थे, जो कि अगर हम सोचें तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या होती है किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की। और विश्व में भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या है। आज भी देखा जाता है कि बहुत सारे सैकड़ों देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या आज भी 5 करोड़ नहीं है। सैकड़ों देश ऐसे। अब आप सोचिए कि अगर इतने सारे लोग मारे जाते हैं तो सोचिए सैकड़ों जो भी देश थे उन सभी की जनसंख्या साफ हो गई। इतनी भयंकर तबाही हुई थी, इतने लोग मारे गए थे। इसमें देख लेते हैं और भी। इसमें 2.2 करोड़ लोग साधारण व्यक्ति थे। साधारण जनता मारी गई। इसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग सैनिक के रूप में मारे गए, जो सैनिक के रूप में इसमें लड़े थे। अब हम बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो यातना शिविर बनाए गए थे, जो फांसीवादी शक्तियां थी, जर्मनी, इटली और जापान, इनमें यातना शिविर बनाए गए थे, जिसमें कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा मारे गए थे। इन यातना शिविरों में अकेले जर्मनी में जिसमें कि पोलैंड में जो यातना शिविर बनाए गए थे, जर्मनी ने जीत लिया था पोलैंड को। इसमें 40 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इतनी ज़्यादा यातनाएं दी गई थी। इसमें से भी सबसे ज़्यादा यहूदियों को मारा गया था, क्योंकि जर्मन्स और हिटलर दोनों ही यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। उनका इस विश्व से पूरा नामो निशान मिटा देना चाहते थे, इतनी ज़्यादा नफरत करते थे। एक आंकड़े के अनुसार 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों की मौत के घाट उतार दिया गया था जर्मन्स के द्वारा, जो कि टोटल जितने भी यहूदी हैं वो उनका 70% बैठते थे। जो 60 लाख हैं उनका 70% थे, टोटल का 70% 60 लाख बन रहे थे। अब आप सोचिए, मुश्किल से 80 लाख होंगे यहूदी, उसमें से भी 60 लाख को मार डाला था जर्मन्स ने। इतना ज़्यादा नफरत करते थे। कहने के लिए ये यातना शिविर थे उनके, लोगों को यातनाएं दी जाती थी, उनको परेशान किया जाता था, उनको दंड दिया जाता था, लेकिन कहने के लिए यातना शिविर थे ये, लेकिन असलियत में ये मौत के शिविर थे, मौत देने वाले शिविर। इस तरह से इन्होंने उत्पात मचाया था जर्मन्स ने। आगे बहुत सारे लोग बीमारियों से मारे गए, महामारियों से। युद्ध के बाद जो भी बीमारियां फैली, बहुत सारे लोग जहां पड़े वहीं पड़े, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, ऐसे ही सब। अब उनसे जो बीमारियां फैली, उसके बाद उन बीमारियों से बाकी जो लोग बचे हुए थे, बहुत सारे लोग उन बीमारियों से मारे गए। तो
इतना भयंकर तबाही का मंजर आज तक किसी ने नहीं देखा था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा जर्मन्स और रूस, जब जर्मनी और रूस में जो लड़ाई हुई थी, सबसे बड़ी भयंकर लड़ाई जर्मनी और रूस के अंदर ही हुई थी, जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी। इसका एक रीजन था, जर्मन्स जो है हिटलर, रूस का जो साम्राज्य था, उसके जो उद्योग धंधे थे उनसे ज़्यादा आकर्षित था। वो चाहता था कि अगर ये मिल जाए तो मैं पूरे विश्व पर राज कर सकता हूँ, कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा भयंकर जो आक्रमण हुए थे जर्मनी के, वो रूस में हुए थे, और रूस ने इसको बड़ी ही बहादुरी से इसका जवाब दिया था, क्योंकि रूस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1917 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो 1917 में ही अलग हो गया था। वहाँ से जो क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद उसने उद्योग धंधे बहुत सारी चीज़ों में विकास किया, एक सिस्टमेटिक ढंग से विकास किया, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, जिससे कि उनके उद्योग धंधे और बाकी बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से विकास हुआ, जिसका उनको फ़ायदा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आगे टोटल संख्या की बात करें, हाँ, जर्मनी और रूस के बारे में कहा जाता है कि जर्मनी और रूस की इस युद्ध के अंदर 10-10% जनसंख्या खत्म हो गई थी। जितनी भी टोटल जनसंख्या थी रूस की और जर्मनी की, इस युद्ध के अंदर उनकी टोटल संख्या का 10% खत्म हो चुका था। इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी, इतनी ज़्यादा मौतें हुई थी इसके अंदर। आगे अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल में 5 से 7 करोड़ 5 से 7 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। अब आप सोचिए उनके दफनाने का इंतज़ाम कैसे किया गया होगा, उनको किस तरह से, उनको अंतिम संस्कार की जो भी रस्में थी कैसे की गई, कुछ नहीं किया गया होगा। जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहे, सड़ गए ऐसे, चील कौए कुछ भी खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं उनको, क्योंकि किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना विनाश होने के बाद भी उनको वो अंतिम संस्कार करें उनका। ये बहुत भयंकर दृश्य था, जिसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं, असलियत में कोई नहीं देख सकता। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट, अपार जनहानि। ये भी जनहानि, जो अपार धन हानि, अपार धन हानि, पैसों को तो इस तरह से भागा गया जैसे पानी था, जितना हो सकता था उतना पैसा खर्च किया गया इसके अंदर। बहुत सारे देश जो बहुत अच्छा विकास कर चुके थे, बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके सभी लोग, वो इस युद्ध के अंदर बिल्कुल कंगाल हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। कहा जाता है कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ही वजह से इंडिया को जल्दी से आज़ादी मिली, क्योंकि जर्मन्स ने इंग्लैंड पर इतने भयंकर आक्रमण किए थे, जिसकी वजह से उसकी जो शक्ति थी इतना कमज़ोर हो गई कि वो दूसरे जो उपनिवेश थे उसके, उनको कंट्रोल करना उसके लिए आसान नहीं रह गया था, जिसकी वजह से उन जो भी उपनिवेश थे उनको आज़ादी मिलती चली गई, क्योंकि इनके बस की नहीं रह गई थी, ब्रिटिशर्स के बस की नहीं रह गई थी कि अब उनको कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि जर्मनी ने इतना ज़्यादा उन पर अटैक किया गया था जर्मनी द्वारा, जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। उनको ये समझ लो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था। वो तो अमेरिका की वजह से जीत गए, थोड़ा बहुत जीते हुए राष्ट्रों में शामिल हो गए, नहीं तो वो तो ख़त्म होने वाले थे। जर्मनी होता इस दुनिया पर राज करने वाला पहला देश। इसमें अपार धन हानि हुई थी। शुरुआत में अमेरिका से ब्रिटेन ने नगद जो भी चीज़ें थी, जो भी हथियार थे, जो भी रसद था, जो भी ज़रूरत की सामानें थी, वो पहले नगद खरीदा। फिर एक समय ऐसा आया कि इतने ज़्यादा आक्रमण किए गए जर्मनी द्वारा कि उसके पास पैसा ही नहीं बचा, जितना भी बचा था वो सब बर्बाद हो गया। फिर उसको उधार लेना पड़ा। अमेरिका ने एक पॉलिसी लागू की, उधार पट्टा प्रणाली, जिसकी वजह से इन मित्र राष्ट्रों को अमेरिका द्वारा उधार में हथियार दिए गए। लेकिन इसके बाद भी एक घटना घटी, जब युद्ध समाप्त हो गया, जब दो शक्तियां निकल के आई सामने, एक रूस और एक अमेरिका, तो अब इनमें आपस में बहुत ज़्यादा टकराव था, मानसिक रूप से टकराव था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब ये अपना जो भी ग्रुप था उसको बढ़ाने में लग गए,
अमेरिका अपने ग्रुप को बढ़ाने में लग गया, अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गया। जितने हो सकते थे देश अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगा, और रूस अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मैं इस विश्व में बड़ा हूँ। वो चाहता था मैं बड़ा हूँ, मेरी चले इस विश्व पर। जिसकी वजह से जो भी राष्ट्र थे, जो भी जीत गए थे, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह जो भी थे, जो कि इन्होंने उधार में लिया था बहुत सारा सामान, उसको अमेरिका ने माफ़ कर दिया। आप मेरे गुट में आ जाइए, कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर देता हूँ। इससे मेरा गुट मजबूत बना रहेगा, मेरा ग्रुप मजबूत बना रहेगा। इससे इनको फ़ायदा हुआ थोड़ा। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये समझ लीजिए अमेरिका इनको पूरी तरह से और बर्बाद कर देता। बर्बाद क्या, उसको पैसा चाहिए था, क्योंकि उसने खर्च किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हथियार दिए थे। बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, आ जाते हैं पॉइंट पे। अपार धन हानि, इसमें कहा जाता है लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर, 1.4 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आया था। ये तो एक जो खर्च हुआ था वो अंदाजा है। अब जो देश बर्बाद हुए थे, पूरा पूरा देश खत्म हो गए थे। जापान खत्म, फ्रांस पूरा आधा साफ हो गया था। अब वहाँ पर जो तबाही हुई थी उसका तो अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता। क्या नुकसान हुआ था वहाँ पर, उसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ये वो राशि है जो खर्च हुई थी देशों के द्वारा, चाहे सोने के रूप में, चाहे डॉलर के रूप में, चाहे उनके जो भी करेंसी थी उसके रूप में। ये उसका अंदाज़ा है। आगे, फ्रांस पूरी तरह से साफ हो गया था, आधा खत्म। अब आप सोचिए कि जब फ्रांस पूरा आधा खत्म हो गया था, आधा खत्म हो गया है कोई देश, तो किस तरह से वो अपने आप को रिकवर करेगा। कितने संसाधन खत्म हो गए होंगे, कितनी फैक्ट्रियाँ, कितने बहुत सारे जो भी वहाँ पर उद्योग धंधे लगे हुए थे सब खत्म हो गए। अब आप सोचिए कि इन चीज़ों को वापस आने में, चीज़ों को दोबारा से खड़ा करने में कितना समय और कितना धन लगा होगा, इसकी तो हम सोच भी नहीं सकते। कारखाने नष्ट हो गए, जो भी काम करने की चीज़ें थी, जहाँ पर लोगों का खाना पीना चल रहा था, वो सभी ख़त्म कर दी। अब आप सोचिए इसके बाद कितनी भयंकर प्रॉब्लम आई होंगी, कितनी मंदी से गुजरना पड़ा होगा, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि ये फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह जीते हुए राष्ट्र थे, लेकिन फिर भी इनकी हालत ऐसी थी कि जो कि हारे हुए राष्ट्र की जैसे होगी। अब मैंने शुरुआत में ही कहा था कि युद्ध किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, ना तो जीते हुए राष्ट्रों के लिए, ना हारे हुए राष्ट्रों के लिए। दोनों ही तरफ से पूरी तरह से बर्बादी होती है। इसलिए इस दुनिया में युद्ध ना ही हो तो बेहतर है। युद्ध को जितना रोका जाए उतना बेहतर है। युद्ध की संभावनाओं को जितना ख़त्म किया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, और युद्ध में कोई जीतता नहीं है, किसी की जीत नहीं होती युद्ध में। जो जीतता है वो कहने के लिए जीता हुआ होता है, असलियत में वो भी बहुत बड़ा हारा हुआ होता है, क्योंकि उस युद्ध को जीतने में इतने संसाधन और इतनी चीज़ों को खर्च कर चुका होता है, इतना बर्बाद हो चुका होता है। अब उसको समझ में नहीं आता कि मैं जीता हूँ या हारा हूँ। कहने के लिए जीत जाते हैं, लेकिन असलियत में वो भी हारा हुआ होता है। इसलिए युद्ध किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, और युद्ध में सबसे ज़्यादा मरते हैं आम नागरिक, आम लोग मरते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, ना किसी से कोई वैर है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये आपस में जो ऊपर वाले लोग हैं ना, बिल्कुल टॉप पर बैठे हैं, उनके आपस में मनमुटाव होते हैं और आपस में लड़ लेते हैं। और मरता कौन है? आम जनता, आम नागरिक। इसलिए जितना हो सकता है आम नागरिक को ऐसा माहौल बनाए रखना चाहिए कि युद्ध ना ही हो तो बेहतर है। युद्ध कभी भी नहीं होना चाहिए। अभी आप यूक्रेन और रशिया में देख लीजिए, वहाँ पे कौन मर रहा है? जेलेंस्की भाग गया है बाहर, यूरोप में मजे ले रहा है वो। मर कौन रहा है? वहाँ पे आम नागरिक मर रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, गोली से मारा जा रहा है। बताइए मर कौन रहा है? सैनिक मर रहे हैं। क्या पुतिन वहाँ पे लड़ने आए हैं? नहीं लड़ने आए। जेलेंस्की लड़ने आए हैं? नहीं लड़ने आए। वहाँ पर कौन लड़ रहा है? आम नागरिक लड़ रहे हैं। अब उनका क्या मनमुटाव था आपस में, उस मनमुटाव के, उनकी लड़ाई की वजह से कौन मर रहा है? आम लोग मर रहे हैं। इसलिए युद्ध कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे चलते, कारखाने नष्ट हो गए। आगे है शहरों का विनाश। जर्मनी ने बहुत सारे शहर थे जो एकदम आधुनिक शहर, जिनको कहा जाता था मॉडर्न सिटीज, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए।
जर्मनी ने फ्रांस और ब्रिटेन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि उससे ज़्यादा आधुनिक शहर कोई था नहीं। फ्रांस में पेरिस को सबसे ज़्यादा व्यवस्थित शहर कहा जाता है। बर्बाद हो गया सब कुछ। ब्रिटेन को इतना इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिया था कि वो अपना काम भी चलाने के लायक नहीं बचा था। बस जैसे तैसे अमेरिका से ले ला के काम चल रहा था। फ्रांस ने भी क्या किया, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जब जर्मनी ने इन पर अटैक किया तो फ्रांस और ब्रिटेन ने भी मिलकर इस पर अटैक किया, जो भी हो सकता था कि ये आपस में ही इन तीनों देशों में इतना भयंकर युद्ध हुआ जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इन्होंने अपने आपस में ही जो भी शहर थे, जो भी कस्बे थे, जो भी लोग थे, उन सभी को मार डाला। आगे अमेरिका ने जापान पर अटैक किया। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, परमाणु बम और यूरेनियम बम और प्लूटोनियम बम गिरा के। इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने पहले भी बताया, अमेरिका द्वारा जापान पर जो अटैक किया गया ज़रूरत नहीं थी इसकी, फिर भी अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाने के चक्कर में उसको मार डाला। इन बमों के जो भी हमले हुए थे, इन दोनों बमों से इन दोनों शहरों में कम से कम 3,20,000 लोग उसी समय मर गए, और उसके बाद आने वाले समय में बीमारियों से बहुत सारे लोग मर गए। अब बताइए, पहले से जर्मनी और इटली हार चुके थे, अब जापान बचा था अकेला, तो उसको ये मित्र राष्ट्र मिलकर हरा सकते थे। वो भी समर्पण करने वाला था, बम गिराने की क्या जरूरत थी उसमें? बताइए, कौन मरा? वहाँ पर जो रह रहे थे, बड़े शांति से जीवन जो व्यतीत कर रहे थे, वो लोग मारे गए एकदम से। जापान का कभी दृश्य देखिए, रूह कांप उठती है, इतना भयंकर दृश्य था वहाँ पर। जब बम गिरा तो उसके कुछ ही सेकंड में लाखों लोग मारे गए, खड़े खड़े जल गए, क्योंकि परमाणु जब अटैक होता है ना तो कोई नहीं बचता, सब कुछ जल जाता है। आगे देखते हैं, ये भी हो गया। कृषि उद्योग एवं व्यापार का विनाश। युद्ध लड़ लिया, सब कुछ विनाश हो चुका था, जीत भी गए, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अमेरिका को भी जापान ने नहीं छोड़ा था। पर्ल हार्बर पर अटैक किया था 7 दिसंबर 1941 को। आधी सामुद्रिक शक्ति खत्म कर दी थी वहीं पे, जिसकी वजह से अगले दिन इसने जापान के विरुद्ध अटैक की, युद्ध की घोषणा कर दी थी अमेरिका ने। इस तरह के युद्ध हुए थे। आगे कृषि उद्योग एवं व्यापार का विनाश। जब आप इतने सारे हमले करोगे, बम गिराओगे किन्हीं देशों पे, तो सबसे ज़्यादा किसको हानि होने वाली है? वहाँ की ज़मीन को, जहाँ पे वो कृषि होती है। कृषि भूमि को नुकसान होगा ना। उसके बाद जो कृषि भूमि पे जो उद्योग लगे हुए थे, जो डिपेंड थे, वो भी बर्बाद। कृषि बर्बाद, उद्योग धंधे बर्बाद। क्योंकि पहले इतना आधुनिक नहीं था कि हर चीज़, कृषि के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे काम चल सके। नहीं, कृषि बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा कारण था, और बहुत बड़ा मेन फैक्टर था कि कृषि की वजह से बाकी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि पहले कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं ज़्यादा थी। तो कृषि बर्बाद, उस पर जो लगे, उसके बेस पे जो उद्योग धंधे चल रहे थे वो भी बर्बाद। इसके बाद व्यापार बर्बाद। जब बेस ही खराब हो गया तो उसके बाद व्यापार क्या होगा और उद्योग धंधे क्या करेंगे? इस वजह से यूरोप में इतना ज़्यादा भयंकर विनाश हुआ, इतनी ज़्यादा भयंकर गरीबी आई जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद लोगों की जो समस्याएं थी बढ़ती चली गई, चाहे वो हारे हुए राष्ट्र थे, चाहे वो जीते हुए राष्ट्र थे। ये था इसका परिणाम। आगे सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति। इसके बाद बहुत सारी जो सामाजिक समस्याएं थी उनमें भी इजाफा हुआ बहुत ज़्यादा। इसमें क्या हुआ? लाखों स्त्रियां विधवा हो गई। जो सैनिक थे, जो आम नागरिक जो मारे गए, उनमें क्या था? जो सैनिक मारे गए, उनकी जो भी घर की औरतें थी वो क्या करेंगी? वो विधवा हो गई। किसके सहारे रहे बताइए? उन्होंने इसके बाद कैसा जीवन व्यतीत किया गया होगा उनके द्वारा, हम सोच भी नहीं सकते। कितनी परेशानियां आई होंगी। बच्चे अनाथ हो गए, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। अब आप सोचिए, उनका माँ बाप या कोई भी खत्म हो गया है, अब उनका जीवन कैसे चला होगा? इस युद्ध की वजह से ये परिणाम निकले, भयंकर परिणाम। महामारियों से विनाश। इसके बाद बहुत सारी महामारियां फैली, पशु पक्षी यूं ही मारे गए।
लोगों की ऐसे हत्या हो रही थी जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है किसी चीज़ की। इसके बाद बीमारियां स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जब आप उनको दफनाओगे नहीं, उनका अंतिम संस्कार नहीं करोगे, तो उनका शरीर गलेगा तो बीमारियां स्टार्ट होती हैं। अलग अलग तरह की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां फैली यूरोप में, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोग बाद में और मारे गए। महामारियों से काफ़ी विनाश हुआ। गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि हुई। इसके बाद बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जो अपना बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, गरीबी और बेरोजगारी में अपना जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि उद्योग धंधे, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई थी इस युद्ध के अंदर। बेरोजगारी भी फैली, और बेरोजगारी फैली तो गरीबी फैली। तो ये थे इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम, जो बहुत ज़्यादा भयंकर थे। अब हम आपसे मिलने वाले हैं। आज हमने सामाजिक और आर्थिक परिणाम देख लिए इसके। अब हम देखने वाले हैं राजनीतिक परिणाम क्या हुए इसके। राजनीतिक परिदृश्य कैसे बदला इस युद्ध के बाद, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम निकले। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।